हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो लेसन में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एच.सी. वर्मा पार्ट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन के ऊपर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ओनली वन ऑप्शन विल करेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग टू इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दिया हुआ r इक्वल टू 1/, कैपिटल एम टोटल मास, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई। तो ये सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन है पोजीशन का, और ये है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का, ACM इक्वल टू F/m। पता है इन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक, तो कहता है कि बोथ आर करेक्ट, क्या दोनों सही होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। बोथ आर करेक्ट, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बताइए ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पोजीशन वेक्टर आर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये एसीएम हम लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसमें सिग्मा एफ एक्सटर्नल लेते हैं अपॉन टोटल मास, और यहाँ पे एफ ये एक्सटर्नल का टोटल नहीं है, ये सिर्फ एफ है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं होगा बी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहता बोथ आर, ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, ये गलत, बोथ आर रॉन्ग, ये भी गलत, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, तो ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। तो ये ध्यान रखना आपको कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हो या इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों में ही हम एफ टोटल लेते हैं, लेकिन पोजीशन ये जो है ये दोनों में डिफाइन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, linear momentum of the system remains constant. Linear momentum of the system remains constant. दूसरा, center of mass of the system remain at rest. तो देखिए इसमें क्या है, A implies B, B implies A, A does not imply B, B does not imply A। चलिए, कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, मतलब जो लीनियर मोमेंटम है P वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स का समेशन क्या हो, 0 हो। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, रिमेन एट रेस्ट। तो अगर इनिशियली रेस्ट होगा तभी वो हमेशा रेस्ट में रह पाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि एफ एक्सटर्नल 0 है या नहीं। लेकिन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर कांस्टेंट है, तो हम इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि जो रेस्ट में है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास भी इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तब रेस्ट में तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, ये अगर रिमेन एट रेस्ट है तो निश्चित तौर पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो कांस्टेंट स्पीड से भी मोशन कर सकता है सेंटर ऑफ मास, अगर इनिशियली जिस पे भी हो इनिशियली रेस्ट में रहेगा तभी रहेगा। तो ये इसमें पता है क्या, बी जो है अगर राइट है तो ए राइट होगा, तो बी इम्प्लाई ए बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए डी, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज 0। लीनियर मोमेंटम of a system of particle is 0. Kinetic energy of a system of particle is 0. और kinetic energy of a system of particle is 0. लीनियर मोमेंटम 0 होगा, इसका मतलब m इंटू v से डिफाइन करते हैं, मास 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब स्पीड 0 होगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो लीनियर मोमेंटम सबका देखना होगा, P1 पार्टिकल का, P2 पार्टिकल का, तो ये वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर सम 0 होने का मतलब रिस्पेक्टिव का स्पीड जो है V1 V2 अलग अलग हो सकता है वेक्टर में। तो स्पीड तो सबका पॉजिटिव होगा, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, तो टोटल सम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टिव स्पीड 0 नहीं हो सकता है। तो इसको माइंड में रख के इसको सोल्व करेंगे, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए, फिर यही आ गया। तो इसमें क्या होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, इसका मतलब स्पीड 0 है, जब स्पीड 0 है तो भी अपने आप 0 हो जाएगा।
लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जीरो है, इसका मतलब किसी का v1 हो सकता है प्लस आई कैप में, दूसरा होता है माइनस आई कैप में, तब भी टोटल क्या होगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जीरो मस्ट बी। तो इसमें फिर हो जाएगा बी इम्प्लाई ए बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी, तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लीनियर मोमेंटम जो है P इजकल टू डिफाइन करते हैं m इंटू वी से, और v जो है ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो जो पहला ऑप्शन है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट, तो पहला ये जो ए है ये गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो वेलोसिटी है वो दो होता है, डायरेक्शन से भी चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड से भी चेंज कर सकता है। तो आप अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तो डायरेक्शन भी उसका बदल सकता है और मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो इंडिपेंडेंट जो वर्ड लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर from the origin. The distance of the center of mass of the body from the origin is। कहता है all the particles of a body are situated at a distance r from the origin। origin से at a distance r पे है, ठीक है। all the particles of a body are situated at a distance r from the origin, यहाँ पे जो है। तो यहाँ से एक ही बंच हो सकता है पूरे पार्टिकल का, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या होगा यहाँ से आर पे ही होगा, फिर सेंटर ऑफ मास यहीं पे हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल टू आर हो सकता है। दूसरा कहता है कि आर पे है तो इस तरह से भी पार्टिकल हो सकता है, चारों तरफ भी हो सकता है। तो अगर पार्टिकल आर से एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। अगर इक्वली इधर भी मान लो 10 पार्टिकल इधर भी 10 पार्टिकल, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर ओरिजिन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिन पे ना आके कुछ पार्टिकल यहाँ है यहाँ ये भी आर डिस्टेंस पे है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कुछ इधर आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर यहीं पे सारे पार्टिकल हैं तब तो सेंटर ऑफ मास यहीं मिलेगा। कुछ भी पार्टिकल सर्किल में भी हाफ सर्किल में भी रहेगा तो सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स ओरिजिन आ सकता है। तो सेंटर ऑफ मास या तो आर पे हो सकता है या आर से लेस देन पे हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू आर होगा इसका आंसर। बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर d इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज d as shown in figure. The density of the material and the thickness are same everywhere. The center of mass of the composite system will be। तो ये a एक्चुअली ये d है और ये पोर्शन d है, ये पोर्शन d है, इसका डायमीटर d है इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम इनसाइड द सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट के अंदर होगा क्या होगा, तो इसमें आपको ये देखना होगा डेंसिटी तो बराबर है। तो जिस अगर हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे अगर ओरिजिन ट्रीट कर लें तो क्या होगा, अगर इस पोर्शन का मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का ओरिजिन से इधर आएगा, और अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास इधर आएगा। तो हम देख लेते हैं प्लेट का और स्क्वायर का दोनों का एरिया किसका बड़ा होता है। तो प्लेट का एरिया सेम एरिया डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी पर यूनिट एरिया मान लेते हैं सिग्मा। तो जो सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का मास कितना हो जाएगा पाई, और ये d/2 हो जाएगा, d डायमीटर है इंटू सिग्मा, और स्क्वायर प्लेट का ये कितना हो जाएगा, तो d का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सिग्मा। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा π/4 और d स्क्वायर। तो π/4 और d स्क्वायर, सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा तो दोनों में, अब d स्क्वायर दोनों में है, ये π/4, π/4 एक से ज़्यादा है या कम है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये लेस देन डी स्क्वायर सिग्मा है। तो सर्कुलर प्लेट का मास कम है और जो ये हमारा स्क्वायर प्लेट है इसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट के टुवर्ड्स ही आएगा।
तो सेंटर ऑफ मास जो है फाइनली जो आपको मिलेगा टुवर्ड्स स्क्वायर प्लेट मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस। कहता है इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन of the particle is at rest and the other has an acceleration a, the center of mass has an acceleration। कहता है कंसिडर टू आइडेंटिकल पार्टिकल, दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, एक मान लो रेस्ट में है, एंड द अदर हैज एन एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मान लो a है, मास तो दोनों का आपको बराबर है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, ACM क्या होता है, m1 a1 m2 a2, वेक्टर फॉर्म में है a1 a2 m1 प्लस a2 इस तरह से। तो पहले वाले का क्या मास कितना है m, एक्सेलरेशन है a, दूसरा रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0, और m1 प्लस m2 2m हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट a/2 आएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा a/2, और जिधर a का डायरेक्शन होगा a1 का वही होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। कहता है इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, इंटरनल फोर्स किसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स जो है द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल फोर्स जो है लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकता है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो F है, F एक्सटर्नल, उसका एक फार्मूला है dp/dt से, और dp/dt लीनियर मोमेंटम है। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होगा एक्सटर्नल फोर्स से, पहला तो ये। दूसरा द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक, अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो है स्पीड पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो इंटरनल फोर्स ज़्यादा कम होने से इंटरनल जो पार्टिकल हैं उनका अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा कम हो सकता है, तो उससे स्पीड ज़्यादा कम हो सकता है। तो इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है लेकिन लीनियर मोमेंटम को नहीं, काइनेटिक बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम एज वेल काइनेटिक एनर्जी गलत, नाइदर ये। तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। कहते हैं बुलेट हिट्स ए ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट, यहाँ पे एक ब्लॉक लेते हैं और इसको एक बुलेट हिट कर रहा है, एक जो है बुलेट है वो इसको हिट कर रहा है, ठीक है। गेट इम्बेडेड, और बुलेट इसमें आके इम्बेडेड हो जाता है, फंस जाता है। तब पूछ रहा है क्या हो जाएगा, इसका अपना मास होगा, इसका अपना वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, और ये रेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, क्यों, तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई जिक्र नहीं है, तो इंटरनल फोर्स ही है यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक नॉट चेंज हमें देखना है, लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि आप लिखोगे एक बार एम भी नॉट शुरू में लीनियर मोमेंटम, बाद में क्या लिखोगे एम प्लस कैपिटल एम लिखोगे और भी लिखोगे, तो ये भी हो जाएगा दोनों का कंबाइंड लीनियर मोमेंटम, तो ब्लॉक का भी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक निश्चित तौर पे चेंज होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है GPE, ये होता है mgh से, तो उसका मास चेंज होना चाहिए, g चेंज होना चाहिए, h चेंज होना चाहिए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नॉट चेंज, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट एट ए डिस्टेंस h above द सरफेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। तो ये यहाँ पे इस तरह का एक स्फीयर है और इसके सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये यूनिफॉर्म इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड, इस पे एक फोर्स हमने F फोर्स लगाया, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, ये होता है। तो टोटल फोर्स कितना है F, इसका टोटल मास जो होगा, बस ये दो ही चीज़ है इसमें। अब कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 0। अब F यहाँ पे लग रहा है तो इसका हाइट कितना है h,
ये हाइट इसने h बता रखा कि ये हाइट ज़्यादा कम होने से चेंज होगा क्या, ये वाला हाइट। तो कहने का मतलब कि ये स्फीयर है और इस पर एक बार फोर्स यहाँ पे लगा, मान लो h हाइट पे, एक बार सेंटर पे लगा, ये मान लो रेडियस r है, तो h इजकल टू r पे लगा, और ऊपर आप फोर्स लगा सकते हैं, तो h ग्रेटर देन r पे लगा, इस तरह से। तो फोर्स जो है आप इस पे यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहीं भी लगाएं, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ h। 11 है, ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक इनटू, एक बॉडी जो है इस तरह से फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मास है, ये दो पार्ट में बट गया, एक m1 में, एक m2 में। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्ट्स टेकन टुगेदर शिफ्ट हॉरिजेंटली टूवर्ड्स, कहता है हॉरिजेंटली किधर शिफ्ट करेगा। तो शुरू में आप, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, तो इनिशियली सिग्मा एफ एक्सटर्नल देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली वर्टिकल mg, और हॉरिजेंटली कोई फोर्स नहीं है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, 0 है। तो इसका मतलब फाइनली भी हॉरिजेंटल कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हॉरिजेंटल जब फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजेंटल मूवमेंट 0, हॉरिजेंटल शिफ्टिंग, या ये हो गया वर्टिकल, ये होगा हॉरिजेंटल मोशन, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहता है डज नॉट शिफ्ट हॉरिजेंटली, ये ऑप्शन सी है, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजेंटली, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।